In class, today we are going to start our new chapter in mathematics, that is chapter 3, pair of linear equations in two variables. Okay, so till now we have completed many chapters of your mathematics. Hope that is clear to all of you. And today we are going to start our new chapter. इसमें बेसिकली आपको क्या है, आप लोगों ने क्लास 8th और क्लास 9th में भी स्टडी किया लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करना, ठीक है, जहाँ पे आपके पास दो वेरिएबल्स रहते थे जिसको आप सॉल्व करके एक्स एंड वाई की वैल्यू को आप क्या करते थे, कैलकुलेट करने की कोशिश करते थे। तो अभी तक हमारे पास एक ही मेथड था, रफ एंड टफ मेथड था, कि हम बस क्या करते थे, वैल्यूज को कैसे भी करके प्लेस करके उसकी वैल्यूज को फाइंड करते थे। इस चैप्टर में हमें पढ़ना है कि एक ही इक्वेशन को सॉल्व करने के कई सारे मेथड्स होते हैं, ठीक है। जैसे कि आपके पास दो इक्वेशन रहेंगे, a1x प्लस b1y प्लस c1 एंड दूसरा इक्वेशन है a2x प्लस b2y प्लस c2, ठीक है। आपको क्या करना है, इनको सॉल्व करना है जहाँ पे x एंड y आपके वेरिएबल है। x एंड y क्या है, आपके वेरिएबल्स हैं जिनकी वैल्यू कंटिन्यूअसली बदल रही है, और a1, b1, c1 कोफिशिएंट्स हैं। जैसे a1 जो है x का कोफिशिएंट है, b1 जो है y का कोफिशिएंट है, c1 जो है अकेला है। इसको हम लोग कांस्टेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कांस्टेंट बोलते हैं। किसको? a b c को क्या बोलते हैं? कांस्टेंट के नाम से जानते हैं। उसी प्रकार a2 जो है x का कोफिशिएंट है, b2 जो है y का कोफिशिएंट है, और c2 भी कोई एक कोफिशिएंट है जो कि कांस्टेंट है। इसको हमें क्या करना है, सॉल्व करके एनी हाउ x एंड y की वैल्यू प्रेडिक्ट करनी है। तो जो बेसिकली हमको 4 मेथड्स स्टडी करने हैं। पहला जो मेथड है वो ज्योमेट्रिकल मेथड है। ज्योमेट्रिकल मेथड का मतलब है कि ग्राफिकल मेथड है, ग्राफिकल मेथड, ठीक है, पहला। सेकंड जो है दैट इज आवर एलिमिनेशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड। थर्ड है सब्स्टिट्यूशन मेथड, एंड फोर्थ है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ठीक है। अब प्रॉब्लम ये नहीं है कि कोई मेथड अलग है या आंसर अलग अलग आएगा, ऐसा कुछ नहीं है। मेथड सारे अलग हैं, नो प्रॉब्लम, लेकिन सबसे आंसर मेरा क्या आएगा, एक ही आएगा। ये प्रॉब्लम रहती है, मतलब सबसे आंसर एक ही आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एग्जाम में बेसिकली डिपेंड करता है कि वो किस मेथड से पूछना चाह रहा है। वो ग्राफिकल मेथड पूछना चाह रहा है तो आपको ग्राफिकल मेथड लगाना है, एलिमिनेशन पूछ रहा है तो एलिमिनेशन लगाना है, सब्स्टिट्यूशन या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वो उसके ऊपर डिपेंड करता है। बट सबसे इजी जो आप लोगों के लिए रहेगा वो एलिमिनेशन मेथड या फिर सब्स्टिट्यूशन मेथड जो रहता है, बहुत इजी रहता है। तो सबसे पहले हमें जो एक्सरसाइज में पढ़ना है, अब हमारे लिए प्रॉब्लम ये है कि हमें एग्जाम में डायरेक्टली ये सॉल्व करने को भी दे सकता है, या डायरेक्टली हमें क्या बोलेगा कि हमें एक क्वेश्चन दे देगा, उस क्वेश्चन के बेसिस पे हमें इक्वेशन का फॉर्मेशन करना है एंड देन हमें उसको सॉल्व करना रहता है। तो जो सबसे पहले हमारा जो एक्सरसाइज 3.1 है, उसमें हमको बेसिकली यही सीखना है कि हमें इक्वेशंस बनाने कैसे हैं, ठीक है। एक्सरसाइज 3.1 पे हम डायरेक्ट आते हैं, जो भी बेसिक है मैंने आपको बता दिया। तो एक्सरसाइज 3.1 में आपसे वो डायरेक्टली पूछ रहा है क्वेश्चंस के थ्रू कि हाउ डू वी हैव टू फॉर्म दी एनी लीनियर इक्वेशन, ठीक है। अलजेब्रिकली आप लोग उसको कैसे उसको बना सकते हो। जैसे कि क्वेश्चन आपको दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 1 है, अफ्ताब टेल्स हिज डॉटर 7 years ago I was 7 times as old as you were then, ठीक है। Also 3 years from now I shall be 3 times as old as you will be। तो इसमें आपको इसको सॉल्व करना है ज्योमेट्रिकली एज वेल एज अलजेब्रिकली भी, आपको इसको रिप्रेजेंट भी करना है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या मान लेना है, लेट एज ऑफ आफ्ताब बी एक्स, ठीक है। आफ्ताब की एज क्या है, एक्स है, एंड हिज डॉटर एज बी वाई, ठीक है। ये आपको दो वेरिएबल आपने कंसिडर किया। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या बोल रहा है कि 7 years ago, ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 7 years ago यानी आफ्ताब की एज कितनी हो जाएगी, x माइनस 7। आज अगर कोई 40 years का है तो 7 years पहले कितने साल का होगा, 40 माइनस 7 यानी 33। उसी प्रकार डॉटर की एज कितनी हो जाएगी, y माइनस 7। 7 years ago I was 7 times यानी x माइनस 7 इज इक्वल टू 7 टाइम्स ऑफ हर डॉटर एज जब उस टाइम पे वो थी। तो इसको सॉल्व करेंगे तो कैसे आएगा, x माइनस 7 इज इक्वल टू 7y माइनस 49, और 7y को इधर ले आया, माइनस 7 को इधर ले लिया, तो सॉरी माइनस 49 को भी आप इधर ही ले आइए, बेटर है। तो x माइनस 7y
एंड -49 इधर आ गया तो प्लस हो जाएगा, सो इट विल बी +42 इज इक्वल टू 0। ये मेरा पहला इक्वेशन बन गया। अब सेकंड टाइम में वो क्या बोल रहा है, 3 years ago from now I shall be 3 times as old as you will be। आज से 3 साल बाद, कोई अगर आज 40 years का है तो आज से 3 साल बाद कितने years का हो जाएगा, 40 + 3 यानी 43 years। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x + 3 इज इक्वल टू, उसकी डॉटर की एज भी y + 3 हो जाएगी, डॉटर की भी एज बढ़ेगी। सो आफ्ताब विल बी 3 times ऑफ हिज डॉटर एज, यानी x + 3 इज इक्वल टू 3y + 9, यानी x - 3y इज इक्वल टू -6 इज इक्वल टू 0। ये आ गया दो इक्वेशन। तो ये मैंने अलजेब्रिकली क्या कर दिया, इसको रिप्रेजेंट कर दिया कि ये मेरे दो इक्वेशंस के फॉर्मेशन हो रहे हैं, एक इक्वेशन ये और एक इक्वेशन ये। अब क्या बोल रहे हैं कि इसको ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट करके दिखाओ। ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंटेशन करके दिखाने का मतलब ये है कि इसको ग्राफ में बना करके दिखाओ। तो ग्राफ में कैसे बनाना है, तो उसको देख लेते हैं थोड़ा कि ग्राफ में कैसे बना सकते हैं इसको। तो ये दो इक्वेशंस आप नोट डाउन करके रखिएगा। ये जो मेरा फर्स्ट इक्वेशन है वो लिखा हुआ है, दूसरा जो इक्वेशन है x - 3y - 6 इज इक्वल टू 0, ये यहाँ लिखा हुआ है। ठीक है, अब इसको हमें ग्राफ में बना के देखना है। सो ग्राफ में बनाने का फंडा ये है कि आपको ऐसे बॉक्सेस बनाने पड़ेंगे पहले। ये x है, ये y है, यानी जब मैं इक्वेशन 1 को कंसीडर कर रहा हूँ x - 7y + 42, तो यहाँ पे इसको ऐसे लिख सकता था 7y इज इक्वल टू x + 42 और y इज इक्वल टू x + 42/7। ठीक है, यदि ये वैल्यू आ जाएगी, यानी मुझे ऐसे सॉल्व करके x की वैल्यू रखनी है और y की वैल्यू को क्या करना है, प्रेडिक्ट करना है, यानी निकालना है। तो जब x की वैल्यू 0 लेता हूँ तो 0 + 42, 42 डिवाइडेड बाय 7 6। ठीक है, x की वैल्यू अगर -42 ले लूँ तो -42 + 42 0, तो y की वैल्यू 0। यानी एक चीज आपको इसमें अच्छे से याद रखनी है, जब भी आप इसको ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट करने की कोशिश करेंगे, एक बार x 0 होना चाहिए और एक बार y 0 होना चाहिए। जहां पे ये आपको 0 मिल जाए तो आप इसका ग्राफ रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कैसे, ये ग्राफ कुछ इस तरीके से, जैसे ये x और y जाएगा, ये +x एक्सिस, ये +y एक्सिस। ठीक है, अब जो x की वैल्यू है वो नेगेटिव भी जा रही है, यानी ये -x एक्सिस, ये 0 है। अब मैं इसको 7 के मल्टीपल में ले लेता हूँ। ठीक है, तो 7 14 21 28, उसी प्रकार यहाँ पे भी -7 -14 -21 -28 -35 -42, और ये इसकी वैल्यू 0 तो थी 1 2 3 4 5 6। ठीक है, जब x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू क्या है, 6 है, और जब x की वैल्यू -42 है तो y की वैल्यू क्या है, 0 है, यानी ये दोनों पॉइंट मेरे आपस में ज्वाइन हो जाएंगे। और ये किसका लाइन है, ये लाइन है x - 7y + 42 इज इक्वल टू 0। एक बार फिर से समझते हैं, आपको क्या करना है, इस इक्वेशन पे इसकी वैल्यू x और y की डिफरेंट वैल्यूज रख करके एक बार x को 0 लाना है, एक बार y को 0 लाना है। फिर जब x की वैल्यू 0 आ रही है तो y की वैल्यू 6 है, और जब x की वैल्यू -42 है तो y की वैल्यू 0 है, तो यहाँ पे पड़ रहा है, तो ये पूरा का पूरा ज्वाइन हो जाएगा। अब ऐसे अगर मुझे इसका प्रेडिक्ट करना हो, ठीक है, तो इसको क्या लिख सकता हूँ, 3y इज इक्वल टू, मैं 3y को इधर ले आया 0 की तरफ, x - 6 और y इज इक्वल टू x - 6/3। तो जब मैं x की वैल्यू 6 लूंगा, अब जो मेरा दूसरा बॉक्स बनेगा वो इस तरीके से बॉक्स बनाऊंगा दूसरे के लिए, x और y। तो जब मैं x की वैल्यू 0 लूंगा, मान लीजिए पहले मैं 0 ले रहा हूँ, y की वैल्यू क्या जाएगी, -6 डिवाइडेड बाई 3 -2, और जब मैं x की वैल्यू 6 ले लूंगा तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। यानी जब x की वैल्यू 6 है यहाँ पे, तो y की वैल्यू 0 है, एंड जब x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू क्या है, -2 है यहाँ पे। ठीक है, यानी ये वाला ग्राफ कुछ इस तरीके से बनेगा। ठीक है, तो ये मेरे दोनों को क्या किया, मैंने ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट कर दिया, एंड इसके ऊपर आपको इक्वेशन लिखना भी बहुत ज़्यादा जरूरी है, तो ये आपको याद रखना है। ओके क्लास, तो इसमें आपके लिए प्रैक्टिस बहुत जरूरी है कि आपको x एंड y की डिफरेंट वैल्यूज रख के ग्राफ पे कैसे रिप्रेजेंट करना है। नाउ लेट्स मूव टू द थर्ड क्वेश्चन।
ऑफ योर एक्सरसाइज 3.1, ठीक है। उस क्वेश्चन में आपसे बोला है कि द कॉस्ट ऑफ 2 kg एप्पल्स एंड 1 kg ग्रेप्स इज 160 रुपीज एंड 4 kg एप्पल एंड 2 kg ग्रेप्स इज 300 रुपीज, ठीक है। तो आपको इसमें सबसे पहले क्या मानना है, कॉस्ट ऑफ 1 kg एप्पल इज इक्वल टू x रुपीज एंड 1 kg ग्रेप्स इज इक्वल टू y रुपीज, ठीक है। यानी कि 1 किलो एप्पल का जो कॉस्ट है वो x रुपीज है और 1 किलो ग्रेप्स का जो कॉस्ट है वो y रुपीज है। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या बोल रहा है, 2 kg अगर एप्पल लेते हो तो 2x हो जाएगा कॉस्ट, और 1 kg ग्रेप्स लेते हो टोटल, तो टोटल कॉस्ट कितना आ रहा है 160 रुपीज। सेकंड में क्या बोला है कि 4 kg अगर एप्पल ले रहे हो और 2 kg ग्रेप्स ले रहे हो तो 300 रुपीज कॉस्ट आ रहा है। तो इसको तुम्हें अलजेब्रिकली और ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट करना है, तो अलजेब्रिकली हमने रिप्रेजेंट कर दिया। अब ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट करने के लिए क्या करना है, सिमिलर मेथड जो अभी तक हम लगाते आ रहे थे, सिमिलर मेथड करना है। यानी यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन में y इज इक्वल टू 160 माइनस 2x है, और सेकेंड इक्वेशन में y इज इक्वल टू 300 माइनस 4x डिवाइडेड बाय 2 है, ठीक है। कैसे आ गया, ये 4x इधर जाके माइनस हो गया और ये 2 इसके साथ क्या हो गया, डिवाइड हो गया। आपको क्या करना है, डिफरेंट डिफरेंट x एंड y की वैल्यू आपको रिप्लेस करके देखना है। एक बार x 0 आना चाहिए और एक बार y 0 आना चाहिए। यानी अगर मैं x की जगह 0 ले लूं तो y की जगह 160 आएगा, x की जगह 80 ले लूं तो 2 into 80 160, 160 माइनस 160 0। x की जगह मान लो मैंने 40 ले लिया तो y की वैल्यू 80, और x की जगह मैंने मान लो 20 ले लिया तो y की वैल्यू समथिंग, कोई भी वैल्यू आपको जो अच्छी लगती हो आप लोग उसको रख सकते हो। तो 120 आ रहा है। सिमिलरली अगर मैं x की वैल्यू 0 ले लूं y की वैल्यू 150 आएगी, ठीक है। x की जगह 75 ले लिया, ठीक है। 75 इंटू 4 300 होता है, तो ये 0 आ जाएगा। तो इसके आगे आपको सॉल्व करने तो आप कर सकते हैं, क्योंकि मुझे एक बार x 0 मिल गया, एक बार y 0 मिल गया, तो मुझे आगे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। अब मैं इसको ग्राफ में कैसे बनाऊंगा, तो ग्राफ में बनाने का क्या तरीका है कि अब सारी वैल्यू पॉजिटिव है तो आपको पॉजिटिव ही बनाना पड़ेगा, उससे ज्यादा आपको नहीं परेशान होना है। सो देयर इज अ गैप ऑफ आई थिंक टेक 40 40, तो 0 40 इंटरवल जो आप लेंगे 40 का लेंगे, 120 160, सिमिलरली 40 80 120 160। तो जब मैं इस वाले को अगर बनाऊं तो जब x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू क्या है 160 है, जब x की वैल्यू 80 है तो y की वैल्यू क्या है 0 है। तो ये जो मेरा ग्राफ जाएगा वो कुछ इस तरीके से जाएगा, ठीक है। और ये किसका ग्राफ है, जो अभी हमने इसके लिए बनाया था, जो कि था y प्लस 2x इज इक्वल टू 160। अब इसके लिए बनाऊं अगर, तो जब x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू कितनी है 150 है कुछ यहाँ पे, और जब x की वैल्यू 75 है तो y की वैल्यू 0 है, ठीक है। तो ये ऐसे जाएगा। फिर से कैसे बनाया मैंने, जब x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू 75 है, नहीं सॉरी, x की वैल्यू जब 0 है तो y की वैल्यू 150 है, और जब x की वैल्यू 75 है जो 80 और 40 के बीच में आएगा तो y की वैल्यू कितनी है 0 है। तो ये किसका ग्राफ बन गया, ये सेकंड इक्वेशन का ग्राफ बन गया। यानी आपको उस इक्वेशन को अलजेब्रिकली यानी वो इक्वेशन फॉर्म करना है और ज्योमेट्रिकली यानी ग्राफ बनाना है। सो यहाँ आपका एक्सरसाइज 3.1 कंप्लीट हो गया है। होप इतना आप लोगों को क्लियर होगा। अगर आपको डाउट है तो आप लोग मुझे बताइएगा कि हमें इस क्वेश्चन में अभी भी डाउट है। नाउ कैसे पता चलेगा कि कोई दो लीनियर इक्वेशन आपस में सॉल्व होंगे भी कि नहीं होंगे, कि कोई भी हम लीनियर इक्वेशन का फॉर्मेशन कर रहे हैं एंड वो सॉल्व होगा कि नहीं होगा, कि इसकी एक वैल्यूज रहेंगी कि x और y की अनेक वैल्यूज रहेंगी, तो वो हमको फाइंड करने के लिए फिर 3 बेसिक स्टेप्स हैं। 3 बेसिक स्टेप्स क्या है, वो ये है कि सबसे पहले a1/a2 और b1/b2 का रेशियो निकालें, a1/a2 और b1/b2 का रेशियो निकालें। अगर दोनों की रेशियो बराबर नहीं आ रहे हैं तो यानी जो भी दो आपके इसका एक लाइन बनेगा और इसका एक लाइन बनेगा वो इंटरसेक्टिंग लाइन होगी,
वो कौन से लाइन होंगे? इंटरसेक्टिंग लाइन होंगे, मतलब एक दूसरे को कहीं ना कहीं क्रॉस ओवर कर रहे होंगे, और जहां ये क्रॉस ओवर करेंगे वही एक्स और वाई की वैल्यू होगी। तो क्या फाइंड करना है कि a1 अपॉन a2 और b1 अपॉन b2 पर आप लोगों को क्या करना है? रेशियो फाइंड करना है। अगर नॉन इक्वल आ रहे हैं, वही बराबर नहीं आ रहे हैं, तो वो इंटरसेक्टिंग लाइन्स होंगे और दोनों आपस में कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट करेंगे। अगर a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2 आता है, ठीक है, यानी ये लाइन एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप रहेंगी, यानी दोनों लाइन एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप रहेंगी ऐसे, यानी इसको हम क्या बोलते हैं? कोइंसिडेंट लाइन, कोइंसिडेंट लाइन बोलते हैं। अब जब इंटरसेक्टिंग लाइन होगा तो ऑब्वियस सी बात है यूनिक सॉल्यूशन होगा, यानी एक्स एंड वाई की सिर्फ सिंगल वैल्यूज ही रहेंगी और कोई वैल्यू नहीं रहेगी। जब कोइंसिडेंट लाइंस रहेंगी तो वो इनफाइनाइट सॉल्यूशंस रहते हैं, यानी एक्स एंड वाई की वैल्यूज बदलती रह रही है, कंटिन्यूअसली बदल रही है, तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन होते हैं। अब अगर थर्ड केस क्या है? थर्ड केस ये है कि यदि a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 है, लेकिन c1 अपॉन c2 के बराबर नहीं है, यानी a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 लेकिन नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2, तो उसको हम बोलते हैं पैरेलल लाइन। क्या बोलते हैं? पैरेलल लाइन, यानी जो कभी आपस में मिलेगी ऐसे, और यहाँ पे कोई भी सॉल्यूशन नहीं होता है। क्या बोलते हैं हम उसको? नो सॉल्यूशन। जो क्या बोलते हैं उसको? नो सॉल्यूशंस बोलते हैं। तो इसी से रिलेटेड आपका एक्सरसाइज 3.2 है पूरा का पूरा। जहाँ पे आपको क्या करना है? बताना है कि क्या वो दो इक्वेशन सॉल्व होंगे कि नहीं होंगे, केवल इसी बेसिस पे आपको बताना है। तो आप लोग को ये फंडा याद रखना है कि इंटरसेक्टिंग कोइंसिडेंट लाइंस, यूनिक सॉल्यूशन, इनफाइनाइट, नो सॉल्यूशन एंड पैरेलल लाइन। तो चलिए हम लोग एक्सरसाइज का एक क्वेश्चन पहले सॉल्व करते हैं, एंड साथ ही साथ इसमें ये भी बता दूं इंटरसेक्टिंग और कोइंसिडेंट लाइंस जो होते हैं वो कॉन्सिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशंस होते हैं। ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, कॉन्सिस्टेंट, और जो पैरेलल लाइंस होते हैं वो इनकॉन्सिस्टेंट लाइंस ऑफ इक्वेशंस होते हैं। ठीक है, ये एक वर्ड यूज किया जाता है इनके लिए, तो आपको याद रखना है। इंटरसेक्टिंग और कोइंसिडेंट लाइन कॉन्सिस्टेंट होते हैं और पैरेलल लाइन जो होता है वो इनकॉन्सिस्टेंट होता है। तो एक जल्दी से हम एक दो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जो आपको ये कॉन्सेप्ट और ज्यादा क्लियर कर देगा कि हमें क्या पढ़ना है एक्सरसाइज 3.2 में। एक्सरसाइज 3.2 में एक क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट। आपको बताना है कि वेदर द लाइंस आर इंटरसेक्टिंग, कोइंसिडेंट या फिर पैरेलल लाइन। 7x प्लस 6y माइनस 9 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे अगर मैं देखूँ a1 कितना है मेरा 5 है, b1 कितना है -4 है, c1 कितना है 8 है, a2 कितना है 7 है, b2 6 एंड c2 -9। तो सबसे पहले आपको क्या करना है? a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 का रेशियो निकालिए। तो a1 अपॉन a2 एंड b1 अपॉन b2 का रेशियो निकालते हैं, यानी 5/7 और -4 अपॉन 6। तो ये तो किसी भी तरीके से हमें बिल्कुल सेम नहीं लग रहा है, ये दोनों अलग अलग है, क्योंकि 5/7 अलग है, -4/6 अलग है, एक पॉजिटिव है एक निगेटिव है। तो यहाँ पे जब दोनों बराबर नहीं होते हैं तो हम क्या बोलते हैं उसको? इंटरसेक्टिंग लाइन बोलते हैं। बस इसमें आपको इतना ही लिखना है कि ये क्या हो जाएंगे? मेरे इंटरसेक्टिंग लाइन होंगे। ठीक है क्लास, तो होप ये क्लियर होगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड में आपके लिए छोड़ रहा हूँ, इसकी जगह मैं आपको क्वेश्चन नंबर थर्ड बता रहा हूँ, इसी का सेकंड का थर्ड क्वेश्चन दिया गया है आपको 6x माइनस 3y प्लस 10 इज इक्वल टू 0, 2x माइनस y प्लस 9 इज इक्वल टू 0। यानी आपको सबसे पहले तो बता दूं a1 मेरा 6 है, b1 मेरा -3 है, c1 मेरा 10, a2 मेरा 2 है, a1 मेरा -1 है, b2 मेरा -1 है एंड c2 मेरा 9 है। तो आपको क्या फाइंड करना है? a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2 एंड c1 अपॉन c2। पिछले क्वेश्चन में मैंने सिर्फ a1 b1 फाइंड किया था, क्योंकि जब दोनों बराबर नहीं आ रहे हैं तो होगा ही नहीं, ऑब्वियसली बात है, c1 फाइंड करने की जरूरत ही नहीं है। तो यहाँ पे 6/2 -3/-1 10/9, तो ये जो कट जाएगा तो ये 3/1 आएगा, 1 भी माइनस माइनस भी कर गया, तो 3/1 इज इक्वल टू 3/1 है। लेकिन क्या 10/9 के इक्वल है? नहीं है, 10/9 के इक्वल नहीं है। तो जब भी ऐसा हो कि दो इक्वल टू में है लेकिन c आपस में इक्वल टू में नहीं है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? पैरेलल लाइन के नाम से हम जानते हैं।
तो ओके क्लास, होप ये आपको क्लियर होगा इतना। ऐसे ही आपको क्वेश्चन नंबर 3 जो है आपके एनसीईआरटी का, वो आपके लिए सेम इसी तरीके से, तो वो आप लोगों के लिए होमवर्क है, उसको आप करिए एंड बताइए वो बनता है कि नहीं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग एक्सरसाइज 3.1 के कुछ क्वेश्चन और सॉल्व करेंगे एंड उसके बाद हम आगे भी स्टडी करेंगे। ओके क्लास, टेक केयर ऑफ यू।